हर्ष। हाँ सर। दे दे आपको भी, आकांक्षा आपको भी देना है। ठीक है, तो ये है। और दूसरा जो डिस्क इसने दिया है, ये t/2 है और रेडियस जो है वो 2r है। द रिलेशन बिटवीन द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया I एंड IB इज डिपेंड्स। अब देखो, यूनिफॉर्म डिस्क मेड फ्रॉम uniform circular disc A of radius r is made from a copper plate of thickness T, and another uniform circular disc B of radius 2r is made from a copper plate of thickness T/2. The relation between the moments of inertia I and IB is, लेकिन इसने कहाँ बताया कि किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है? तो कैसे डिसाइड करूंगा बताइए? ये तो मैं डिसाइड कर ही नहीं सकता कि आई ए ग्रेटर देन आई बी है कि आई ए लेस देन आई बी है। ये तो डिसाइड नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ टी एंड आर। ये कहाँ लिखा है सेंटर? यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ए ऑफ रेडियस आर इज मेड फ्रॉम अ कॉपर प्लेट ऑफ थिकनेस टी एंड अनदर यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क B of radius 2r is made from a copper plate of thickness T/2. The relation between the moments of inertia I and IB is, नहीं, अपनी मर्जी से कैसे ले सकते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहा है, या प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस जो कि सेंटर से पास हो रही है उससे, या टेंजेंशियल एक्सिस जो कि उसके प्लेन में है या उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये तो बड़ी सोचने वाला क्वेश्चन है भाई। मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में आ गई कि मैंने क्या कहा। आप कैसे डिसाइड करोगे, है कि नहीं? क्योंकि अपनी मर्जी से नहीं चलती चीजें, अपनी मर्जी से चीजें नहीं चलती हैं। सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन, डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, बताता हूँ मैं आपको। Uniform circular disc A of radius r is made from a copper plate of thickness T, and another uniform circular disc B of radius 2r is made from a copper plate of thickness T/2. The relation between moment of inertia I and IB is, वो तो रिलेशन बता ही नहीं सकता मैं। अगली बात सुन में। यस सर। वो तो रिलेशन मेरे पास में नहीं है, क्योंकि किसके अबाउट पूछ रहा हूँ बताना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी चलता है। इस क्वेश्चन में भैया आधी दूरी इंफॉर्मेशन है। तो आंसर सी देने से क्या होता है? मान लो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, चलो मैंने डायमीटर के अबाउट बताओ और इसके अबाउट बताओ, अब कंपेयर करके दिखाओ मुझे। या इसके अबाउट, या तो बोलेगा ना कि सेम एक्सिस के अबाउट, या तो ऐसा बोले हो तब मैं बात करूंगा। ऐसे नहीं होता है, ठीक है? इस क्वेश्चन में गड़बड़ है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन इलेक्ट्रिकल, ये B5 है। Moment of inertia of an elliptical disc of uniform mass distribution of mass M, semi major axis R, semi minor axis D, about its axis is। तो इलिप्टिकल है यानी ऐसा है। तो ये कह रहा है कि सेमी मेजर एक्सिस यानी ये R है और सेमी माइनर एक्सिस ये D है। तो कह रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया
Moment of inertia of an elliptical disc of uniform mass distribution of mass m, semi major axis r, semi minor axis d, about its axis. Its axis का मतलब क्या हुआ? इस प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी इस डिस्क के परपेंडिकुलर जो एक्सिस जाती है ये जैसे इस डिस्क का एक्सिस ये होगा, हरी बात सुनो, अब जैसे इसने मेंशन किया ना, यानी इसके प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है इसके अबाउट पूछ रहा है। तो आप यहाँ देखो, अगर ये ऐसा होता, आर रेडियस का होता मान लो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता? एम आर स्क्वायर बाई टू ना, यानी इसका इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इससे कम होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, एम आर स्क्वायर बाई टू से कम होना चाहिए। दूसरा, एम डी स्क्वायर बाई टू हो नहीं सकता, क्योंकि एम डी स्क्वायर बाई टू होने के लिए ये भी तो है, यानी उससे ज्यादा होगा, लेकिन और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये क्या होगा? एम डी स्क्वायर बाई टू से ज्यादा है और लेस देन एम आर स्क्वायर बाई टू है। ये आंसर देख लो कौन सा मैच कर रहा है, तो मेरे हिसाब से तो डी मैच कर रहा है इसमें। ओके, समझ में आई बात? Yes, sir. नेक्स्ट है उस्ताद का क्वेश्चन B11। एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकता इसका, वो निकालना पड़ेगा, वो तो बहुत टेढ़ा है। B11 नहीं निकाल सकते ना, वेट करो ना, अभी पूछा ना। अच्छा, वो पहले वाले उसकी बात कर रहे हैं आप, इसकी बात कर रहे हैं क्या? B1 की ना? हाँ हाँ, तब तब तो हम कर सकते थे, तब हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, अगर वो एक्सिस के अबाउट बताता तो। अच्छा, कैसे होगा? हो गया ना, जैसे कैसे, जैसे इसी वो तो अब आप मुझे क्वेश्चन बताओ ना, आप मुझे बताओ सर, इस एक्सिस के अबाउट निकाल के दिखाओ मुझे। अभी जो मैंने फिगर में बना रखा वो एक्सिस के अबाउट निकाल के दिखाऊं, जैसे इसके अबाउट सेंटर से बताना है। अच्छा, सेंटर से बताना है दोनों के लिए, चलो सेंटर से निकाल के दिखाते हैं। इसकी रेडियस आर है, इसकी थिकनेस टी है, तो पहले इसका मास मान लेंगे, तो सिग्मा मान लेते हैं इसके सरफेस, सिग्मा क्या है? इसकी डेंसिटी मान लो, सिग्मा क्या है? डेंसिटी है, किसकी? डेंसिटी ऑफ कॉपर है। इसका वॉल्यूम कितना होगा यहाँ डिस्क का? हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू टी, सिग्मा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका मास आ गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू, ये हो गया आई ए, ये पहले वाले के लिए। दूसरे वाले में भी सिग्मा तो वही रहेगा, बस M2 क्या हो जाएगा? पाई टू आर का होल स्क्वायर, और ये कितना है? टी बाई टू इंटू सिग्मा, तुम्हारे पास ये आ गया 2 पाई r² टी इंटू सिग्मा, ये M2 है, तो इस केस में आई भी हो जाएगा M2 2r का होल स्क्वायर बाई टू, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर है, तो आई भी ग्रेटर देन आ रहा है उस केस में, आई भी ग्रेटर देन आई आ रहा है। अगर ऐसा करते हैं तो ये हो गया। नेक्स्ट B11। B11 में क्या कह रहा है? यूनिफॉर्म थिन रॉड ऑफ B10 लेंथ फॉर ए, हाँ जी हो गया। B10 भी चाहिए था। B10 भी है, B11 तो है ना? यस सर। पहले ही बताता हूँ, फिर आता हूँ B10 पे। तो इसमें क्या हो रहा है दरअसल? यूनिफॉर्म थिन रॉड ऑफ लेंथ फॉर ए प्लस 2 पाई a एंड मास फॉर m प्लस 2 पाई m is bent in a fabric bent and fabricated to form
a square surrounded by semicircles as shown in figure. मान लो ऐसा है, ये स्क्वायर है और ये सेमी सर्कल है। तो ऐसा करते हैं, इसकी रेडियस जो है ना, मैंने r मान लिया। तो आप यहाँ देखो इस स्क्वायर की लेंथ कितनी हो गई, स्क्वायर की लेंथ हो जाएगी, इस पूरे स्क्वायर की लेंथ होगी 2r इंटू 4, तो ये हो जाएगा 8r प्लस एक सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होगी पाई r इंटू 4, और ये इक्वल टू कितना बता रहा है 4a प्लस 2 पाई a बता रहा है। आई बात समझ में? तो यहाँ से 2 को बाहर लो आप, तो 2 इंटू 2r सॉरी 4r प्लस 2 पाई r इक्वल टू कितना हो गया 4 प्लस 2 पाई a। यहाँ भी आप r को बाहर ले लो, तुम्हारे पास कितना आ गया, यानी 2r इक्वल टू a आ गया। r इक्वल टू कितना आ गया a/2 आ गया हमारे पास। ओके, और टोटल मास भी दिया हुआ है, तो टोटल मास दिया तो पहले इसकी लीनियर मास डेंसिटी निकाल लेते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू 4m प्लस 2 पाई m टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ कितना भाई इसका, ये 4a प्लस 2 पाई a, यानी कितना आ गया m/a। ये हमारे पास में इसकी लीनियर मास डेंसिटी आ गई। अब क्या पूछ रहा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस फ्रेम अबाउट एन एक्सिस पासिंग टू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, यानी इसके अबाउट पूछ रहा है। क्लियर? तो होता क्या यहाँ, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को निकालना है। तो एक बात याद रखो कि पहले इसका निकालूंगा एक रॉड का, इसका मास मैंने मान लिया कि m1 है, तो हर एक रॉड का मास क्या है यहाँ m1 ही है, और सेमी सर्कल का मास मान लिया मैंने m2 है। तो पहले इसका निकालेंगे, तो इसका मोमेंट एक रॉड का, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, उसके सेंटर मास के अबाउट m1, और लेंथ कितना है 2r का होल स्क्वायर बाई क्या लिखोगे 12 है ना, प्लस अब इसको शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा m1 r स्क्वायर, कितनी है टोटल 4 है। ये समझ में आया? ये इधर का तो लिख लेना, इसको रफ कर दो क्योंकि इधर जगह नहीं है, इधर लिख लेना, प्लस करूंगा अभी। m1 क्या हो जाएगा पहले वो भी निकाल लेते हैं। तो m1 होगा हमारे पास में, लेंथ कितना है इसका 2r इंटू लेमडा, जहाँ 2r मतलब a और लेमडा मतलब तो m/a। तो m1 की वैल्यू तो आ गई m, फिर उसका देखेंगे m2 की लेंथ कितना है तो पाई r इंटू लेमडा, तो पाई r की वैल्यू क्या है a/2, और लेमडा कितना दिया है m/a। तो m2 की वैल्यू आ गई हमारे पास में पाई m/2, तो m2 ये मिल गया, m1 ये मिल गया, और यहाँ रॉड का तो हमने निकाल लिया, हर एक रॉड का तो ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब रिंग का निकालना है, फिर रफ कर दूं इधर का लेफ्ट वाला पार्ट रफ कर दूं, ये रफ कर दूं। यस सर। अब हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहाँ से देखी है, सेंटर, एक सेंटर से पास होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए एक एक्सिस। तो इसका ये रिंग का ले लो एक का, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास हो तो यहाँ है, कितनी डिस्टेंस पर है 2r/पाई पर है, और यहाँ से ये r है। तो पहले हम लोग सेंटर का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो निकाल लें, प्लस सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो कैसे निकालेंगे, आपको मालूम होगा
कि अगर ये सेमी सर्कल में लेता हूं तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसके अबाउट। तो अगर इसका मास यहाँ m2 है तो ये हो जाएगा m2r² होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और लेकिन इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये इक्वल टू ये होगा ICM प्लस ये डिस्टेंस कितना है तो m, यानी m2 और ये 2r/पाई का होल स्क्वायर, यानी इसका ICM मिल गया अपने को। कितना हो गया m2r² माइनस 4 m2r²/पाई² आ गया। अब सेंटर मास के अबाउट मिल गया तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो डिस्टेंस कितना है 2r/पाई प्लस r है, तो यानी ये आ जाएगा हमारे पास में, यानी उसके यानी प्लस यहाँ लिखेंगे ICM कितना है m2r² माइनस 4 m2r²/पाई² प्लस ये हो जाएगा m2 इंटू r प्लस 2r/पाई का होल स्क्वायर, और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंप्लीफाई कर लो, सोल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम जब भी लगाना है आपको सेंटर मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, मतलब सेंटर मास से पास होने वाली एक्सिस और जिस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो वो दोनों एक्सिस पैरेलल होना चाहिए, उस तरह से देखना है। कर लेंगे, आ जाएगा। ये तो टफ क्वेश्चन था। और कौन सा पूछा आपने? B10. आप भेजो ना, आप मुझे भेजा क्या आपने? नहीं, सर वापस भेजता हूँ। हाँ भेजो मैं तब तक। अच्छा ये 2 क्वेश्चन तो कर लेते हैं हम लोगों ने, संस्कार में क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट पेज पे जाऊं। Body of mass m1 moving with an unknown velocity of v1 I cap. Body of mass m1 moving with unknown velocity, ये बॉडी है, इधर कहीं जा रही है v1 I cap से, मास m1 है, undergoes a collinear collision with a body of mass m2 moving with velocity, एक बॉडी इधर जा रही है v2 I cap से, मास इसका m2 है। After collision m1 m2 move with velocities v3 I cap एंड v4, है ना। कोलिजन के बाद ये v3 से जा रहा है इधर और ये v4 से जा रहा है इधर, अलग डायरेक्शन बताई दी तो आई कैप लिखने की जरूरत भी नहीं थी। तो ये m1 है, ये m2 है। इफ m2 इक्वल टू 0.51, और तो इसमें क्या बताएं, बताइए, सॉल्व कर लो ना, मोमेंटम कंजर्व करवाओ। m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 v3 प्लस m2 v4, और क्या बाकी दे रखा आपको, तो रिलेशन पूछा है वो क्या है। कर लोगे? तो अपने को क्या क्या दिया देखो, अच्छा इसमें बाकी इंफॉर्मेशन नहीं दी हूँ, दिया है तो यहाँ अपने को एक तो ये दिया है m2 इक्वल टू m1/2 दिया है, तो m1 की वैल्यू 2m2 है, ये रख देंगे तो एक रिलेशन मिल जाएगा। और तो गया, क्या दिक्कत है इसमें, रखो ना, आ जाएगा। कर लोगे, कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू रखो इसमें v3 इक्वल टू v1/2, तो v3 की वैल्यू रख दो और ये वैल्यू रख दो, हो गया था ना। फिर ऐसे क्वेश्चन थोड़ी पूछते हैं।
नेक्स्ट, a person trying to lose weight by burning fat lifts a mass of 10 kg up to height of 1 meter 1000 times. मान लो ये आदमी है, ठीक है. A person trying to lose weight by burning fat lifts a mass of 10 kg up to height of 1 meter. यहाँ तक लेके जाता है 1 मीटर और मास जो कि 10 kg है. 1000 टाइम्स, 1000 टाइम्स से लेके जाता है, ठीक है. Assume that the potential energy lost each time he lowers the mass is dissipated. तो आप यहाँ देखो, एक बार जब वो नीचे आएगा कितना मास है, तो mgh है ना, कितना है mgh, मास को नीचे लाएगा तो इसकी ये पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी. Can assume that the potential energy lost each time he lowers the mass is dissipated. How much fat will he use up considering the work done only when the weight is lifted up? तो अब ये कितना हो गया, लेकिन ये कितनी बार लेके जा रहा है, 1000 टाइम्स. 1000 टाइम्स इसको ऊपर लेके जाएगा और फिर 1000 टाइम ही नीचे लेकर आ रहा है. तो देखो कैसे करेंगे. Person trying to lose weight by burning fat lifts a mass of 10 kg up to height of 1 meter 1000 times. तो जब वो नीचे से ऊपर लेके जाएगा तो वर्क करेगा ना, ठीक है. कितने टाइम्स लेके गया इसको, कितने टाइम, तो 1000 इंटू mgh है ना. फिर एक कह रहा है कि हाउ मच फैट विल यू यूज अप considering the work done only when the weight is lifted up. Fat supplies this of energy per kg which is converted to mechanical energy with 20% efficiency. तो मान लो इसका m डैश फैट, क्योंकि वहां से इतनी एनर्जी मिल रही है, तो 3.8 इंटू 10⁻⁷ इसका 20%, नहीं, the fat supply this of energy per kg which is converted to mechanical energy, यानी इसका 20% ही कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी 20% इसका कन्वर्ट हो रहा है. तो बताओ कि m डैश की वैल्यू क्या है. तो m डैश चाहिए अपने को, सॉल्व करो, नहीं आता है किससे, देखते हैं. ये कितना हो गया 5 और ये कितना हो जाएगा 10⁴. हाँ बताते हैं अभी. तो ये हो गया 10 इंटू 9.8 इंटू 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3.8 इंटू 10⁻⁴ इक्वल टू m डैश. तो ये हो गया 980 इंटू 5 डिवाइड बाई 38 इंटू 10⁻⁻⁴, ये हो गया m डैश. ये आ रहा 128.9 इंटू 10⁻⁴. तो इसका आंसर ये नहीं आ रहा है क्या, थर्ड ऑप्शन आ रहा है 12.89 इंटू 10⁻⁻³ kg. क्या दिया आंसर, आकांक्षा. क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लो ये वेट लिफ्टिंग करता है, ये बंदा है ना. तो ये कह रहा है कि वो 10 kg का मास उठा के लेके जाता है ना. तो जब वो लेकर जाएगा तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा है,
तो वो जब लेके जा रहा है तो अल्टीमेटली वो कह रहा है कि वो जब वापस आएगा तो एक तरह से उसकी पोटेंशियल डिक्रीज करेगी। यानी कहने का मतलब है कि जब ये ऊपर लेके जा रहा है तो इतना वर्क इसको करना पड़ेगा ग्रेविटी के अगेंस्ट। वो वर्क कहाँ से आ रहा है? उसका जो फैट है, वो जो एनर्जी उसके पास में, जो भी मटेरियल उसके पास है, वहां से वो क्या कर रहा है? वो mgh एनर्जी सप्लाई कर रहा है एक तरह से। लेकिन वो कह रहा है कि वो कितनी बार करता है। आप जाओ, जैसे अगर आप जो जिम होते है उसमें जाओगे तो क्या होता है, वहाँ आदमी ऐसा थोड़ी कि एक बार उठा के खड़ा हो जाता है उसको, वेट को, ऐसा तो होता नहीं। ऊपर नीचे बैठता है, ऊपर ले जाता है, फिर नीचे बैठता है, ऊपर ले जाता है, फिर नीचे बैठता है। तो वो 1000 टाइम तक लेके जाता है। तो वो mgh इंटू 1000 इतना वर्क उसने किया किसके? ग्रेविटी के अगेंस्ट। ये वर्क जो है वो कहाँ से आ रहा है? ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? फैट से आ रही है। तो फैट का लेकिन 20% ही कन्वर्ट हो रहा है। तो मान लो एम डैश जो है, जो कि वो कह रहा है कि 3.8 इंटू 10⁻7 पर केजी फैट सप्लाई कर रहा है। तो मान लो एम डैश फैट बर्न होता है तो इतनी एनर्जी उस फैट ने दिया उसको, उसका 20% ही ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करने में काम आ रहा है। ये समझ में आया? तो ये था कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास में the body of mass दिया by 10⁻⁻2 kg is moving in a medium and experience a frictional force। मान लो ये बॉडी है, ये जा इधर रहा है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स इसको इधर लग रहा है, तभी तो एफ नेगेटिव दिया। एफ नेगेटिव का मतलब है इसको इधर मानेंगे, क्या लिखेंगे? माइनस kv² लिखेंगे, क्योंकि अगर वो डायरेक्शन मानता हूँ तो फिर माइनस हटा दूंगा मैं। लेकिन हमें वेलोसिटी एक डायरेक्शन में फोर्स मानना है, तभी तो नेगेटिव दिया उसने। इट्स इनिशियल स्पीड भी दिया है, मान लो यहाँ कहीं था पहले, t = 0 पर वेलोसिटी इधर v0 थी। कह रहा आफ्टर 10 सेकंड इट्स एनर्जी ये रह जाती है, कोई बात नहीं। तो आप यहाँ देखो, मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ ए है, क्या लिखोगे आप? F = ma लिखोगे, जो कि कितना है? -kv² है। तो ये क्या हो जाएगा? m dv/dt = -kv²। तो इसको सॉल्व करो। तो इट्स एनर्जी मतलब किसी इंस्टेंट की बात कर रहा है 10 सेकंड के बाद, तो t = 10 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v' हो जाती है। तो इसके करस्पॉन्डिंग यानी हाफ m v' का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 1/8 mv0 का होल स्क्वायर। यानी v' कितना आ गया? v0/2 आ गया। तो लिखो यहाँ, मास दे रखा है तो m dv/v² = -k dt। तो वैल्यू ऑफ k बताइए अपने को। तो हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ से v0 हो जाएगा ना, v0/2 तक, और ये 0 से t = 10 सेकंड तक। ऐसे कर लेंगे, इंटीग्रेशन आपको आता है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, a particle m = 1 kg slides down a frictionless track। एक फ्रिक्शनलेस ट्रैक ऐसा दिया है, पार्टिकल, यहाँ एक पार्टिकल है, इसकी हाइट दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, जो कि 2 मीटर है। इसको h1 मान लेता हूँ मैं। पार्टिकल m = 1 kg slides down a frictionless track AOC।
और ये सी यहाँ। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। एट अ पॉइंट है हाइट 2 मीटर आफ्टर रीचिंग सी द पार्टिकल कंटिन्यूज टू मूव फ्रीली इन एयर एज अ प्रोजेक्टाइल। यानी ये पार्टिकल यहाँ जब जाएगा उसके बाद ये ऐसे जा रहा है, तो ये कैसे जा रहा है, ऐसा प्रोजेक्टाइल की तरह जाएगा। When it reaches its highest point P, ये P पर पहुंचता है, हाईएस्ट पॉइंट P, हाइट 1 मीटर। एक मिनट। When it reaches its highest point P, अच्छा तो ये कितना तक जाता है h, इसकी जो हाइट है यहाँ तक, वो बता रहा है कि ये 1 मीटर है। अब ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जाना तो उसी हाइट पर चाहिए था इसको, वो ये इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ जब आएगा तो यहाँ वेलोसिटी होगी ना, ओरिजिनल कंपोनेंट तो है, वेलोसिटी 0 थोड़ी है, इसलिए 1 मीटर तक ही जा रहा है। तो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बताओ, यानी उस जगह ये बताओ, यहाँ काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम वी एक्स का होल स्क्वायर बताओ कि क्या होगा पी पॉइंट पर। ये पी पॉइंट है तो कुछ नहीं करना है, एनर्जी कंजर्व करवा दो यार सीधा सीधा। तो यहाँ से आप देखो 2 मीटर पर है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लो, एनर्जी कंजर्व करवाओ तो ए पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी इंटू 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी 0, या एम जी इंटू 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी एक्स का होल स्क्वायर, ये पूछा हो। तो कितना आ गया, एम जी आ गया, तो हाफ एम वी एक्स का इक्वल टू एम जी। एम कितना है 1, जी कितना है 10, 10 जूल नहीं आ रहा क्या, ऐसे करना था। नेक्स्ट आपका कौन सा क्वेश्चन है रूपाली देशमुख? ये C13 आता ना, आपका C13 ही पूछना है कि C12 भी पूछना था? C13 पूछना है। बॉडी ऑफ मास 4 kg मूव्स अंडर द एक्शन, अपने को दिया है F फैक्टर इक्वल टू 4i कैप प्लस 12t स्क्वायर j कैप, where t is the time, where t is the time in second, the initial velocity of the particle दिया हुआ है, if the force is applied for 1 second work done is, तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, तो द फोर्स इज अप्लाइड फॉर 1 सेकंड पूछ रहा है, 1 सेकंड तक फोर्स को अप्लाई किया। यहाँ देखो पहले तो इधर तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, क्योंकि इसको क्या लिखोगे, मास कितना है 4, तो 4 इसको क्या लिखना है आपको, देखो मतलब एम ए एक्स आई कैप एम ए वाई जे कैप, कंपेयर करोगे तो हमारे पास 4i कैप इक्वल टू कितना, मतलब 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि देखो एक चीज और है यहाँ, एम ए जेड के कैप ये तो 0 ही है, ये हो जाएगा 4ax, क्योंकि मास 4 है तो 4 कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर है 12t स्क्वायर इक्वल टू मतलब 4ay, तो ay कितना आ गया 3t स्क्वायर। तो आप यहाँ देखो ये तो चेंज ही नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका तो एक्सेलरेशन ही 0 है, तो ये नहीं कर सकते, क्योंकि अपने को तो वर्क चाहिए ना। तो आप तो क्या करो, फाइनल वेलोसिटी चाहिए, यानी पहली बात तो मुझे एक तो वी एक्स चाहिए, क्योंकि यू एक्स मुझे दिया हुआ है 2, तो वी एक्स कैसे निकालेंगे, तो यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, यानी 2 + 1 इंटू 1, क्योंकि 1 सेकंड के बाद तो 3 आ गया। फिर देखेंगे वी वाई, तो वी वाई को तो यहाँ से इंडिकेट करना पड़ेगा,
क्योंकि ये काइनेमेटिक इक्वेशन नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि वेरिएबल है। तो डी वी वाई बाई डी टी, तो डी वी वाई इक्वल टू 3t² डी टी, इसको इंडिकेट करेंगे तो यू वाई से वी वाई और इसको 0 से 1, तो वी वाई माइनस यू वाई कितना है 1 है, इक्वल टू ये हो जाएगा 3t³ बाई 3, 0 to 1 यानी कितना आ गया 1, तो वी वाई कितना आ गया है 2 मीटर पर सेकंड आ गया, 2 मीटर पर सेकंड। तो आप यहाँ देखो फाइनल वेलोसिटी क्या आ रही है, वो आ रही है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो ये लगा दो फॉर्मूला, क्योंकि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू होता होगा हाफ एम वी इसका होल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का होल स्क्वायर, रख दो इसमें आ जाएगा, कर लोगे। B10 जाओ नेक्स्ट पेज पे। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो क्यूबिकल बॉक्स, एक हॉलो क्यूबिकल बॉक्स दिया है, यानी क्यूबिकल बॉक्स मतलब ऐसा समझो रूम ही है जैसे। तो चार इसमें कितना होता है, एक तो सीलिंग होता है, एक फ्लोर होता है, चार दीवारें हैं इसके, चार वॉल्स दी हुई है। तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो क्यूबिकल बॉक्स ऑफ मास कैपिटल एम and side A about an axis passing through the center of two opposite faces, है ना, मतलब ये तो टोटल देखो क्यूब है, क्यूबिकल बॉक्स है, तो हर एक का हर फेस का मास कितना हो गया यहाँ m/6 हो जाएगा ना, क्योंकि टोटल मास m है, कैपिटल एम। कैपिटल m/6 होगा, एक ही नहीं। तो क्या करेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है भाई, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बताया था भाई, इसके अबाउट और ये कितना होता है, यानी इसके अबाउट होता है m² बाई 6 ना, ये होता है किसके, इस एक्सिस के अबाउट, याद आ रहा है ना। तो वही इसके अबाउट भी होगा, लेकिन यहाँ मास क्या हो जाएगा, यहाँ तो ये m डैश ले लेते हैं, साइड लेंथ ये दे रखा है। अब इसका इस फेस का क्या होगा, ये फेस है, तो पहले इसके अबाउट देखेंगे, फिर इसको पैरेलल से थ्योरम से शिफ्ट करेंगे। तो पहले तो इन दोनों फेसेस का लिख लेता हूं मैं, किस किस फेसेस का, इस फेस का और एक नीचे वाले फेस का, तो वो तो कितना आ जाएगा m-a² बाई 6 इंटू 2 ना, प्लस अब ये जो फेस मैं ले रहा हूँ यहाँ कौन सा, ये वाला फेस, इसका क्या होगा, क्योंकि उसका भी मास m डैश है ना, तो उसका होता है m-a² बाई 12 प्लस शिफ्ट करेंगे तो डिस्टेंस कितना होता है a/2, तो m-a/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना है 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। और m डैश की वैल्यू आपके पास में ये है, ये समझ में आया। Yes, sir. नेक्स्ट हमारे पास में B8। सर पहले वाला एक बार देखेंगे। डन। तो यहाँ क्या कह रहा है,
ये एक तरह से W इसने बना रखा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, और ये लेकिन 90 डिग्री एंगल है, यहाँ भी 90 डिग्री है। ये लेंथ एल है, ये एल है, ये एल है, ये एल है। Thin uniform rod of length 4L mass M is bent at the points as shown in figure. What is the moment of inertia of the rod about the axis passing through O and perpendicular to this plane? यानी इस प्लेन के जो जिस प्लेन में W बना हुआ है उस प्लेन के परपेंडिकुलर अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो ये तो दो रोड है ना, ये रोड कौन कौन सी, ये रोड और ये रोड का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, क्योंकि हर एक का मास सेम है यहाँ, तो एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू 2 ना, प्लस अब इस रोड की बात करेंगे, इसकी और इसकी, तो दोनों भी सेम है, तो एक का निकाल लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले क्या करेंगे, इसके अबाउट लिखेंगे, इसका कितना होता है एम एल स्क्वायर बाई 12, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से शिफ्ट करेंगे, तो डिस्टेंस कितना है एल बाई 2, हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 4 प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो यहाँ आ जाएगा प्लस प्लस एम एल स्क्वायर बाई 4 प्लस एल स्क्वायर, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया पॉइंट ओके अबाउट। ठीक है भाई, ऐसे कर लेंगे, ये 8 हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, नेक्स्ट। तो इसका तो ये हो जाएगा ना यार, सीधा सीधा भाई एक रोड को बेंड किया तो 20 तो ये वो कर दो यार सीधा, इसका या इसका, एक ही आंसर है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 12, इसका भी इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एम एल स्क्वायर बाई 12, यही आंसर है, तो सी ऑप्शन ही इसका। तो नेक्स्ट, तो आप लोग डीपीपी भी करना शुरू कर दिया ना, उसके भी डाउट पूछ लिया करो यार। C4, calculate the net torque on the system about the point O as shown in figure. देखो सारे फोर्सेस टेंजेंशियल लगे हुए हैं, ये भी टेंजेंशियल है, तो ये जो 30 डिग्री 60 डिग्री का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि बोल ही रहा क्वेश्चन में ऑल द फोर्सेस अलोंग द टेंजेंट, है ना। कैलकुलेट द नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम अबाउट द पॉइंट ऑफ शोन इन फिगर, तो नेट टॉर्क पूछ रहा है, तो नेट टॉर्क मैंने मान लिया कि इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ से देखो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसकी, यहाँ से इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ से इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। तो आप देख रहे हो कि ये बी डिस्टेंस है, ये भी बी है, और इसकी जो डिस्टेंस यहाँ से दिया वो ए है, तो हम लोग लिखेंगे F1 इंटू बी प्लस F2 इंटू बी माइनस F3 इंटू ए, ये नेट टॉर्क होगा इस पॉइंट ओ के अबाउट। आगे बात सुन में सॉल्व कर लो, सारी वैल्यूज दिया हुआ है, सारे टेंजेंशियल है वो, तो 90 डिग्री एंगल हो गया ना, ऐसे करना था।
चलो फिर आज इतना है। तो और मेहनत करो भी, क्योंकि ये आप देखो ना, ये इसको ऐसे घुमाएगा ना F3, तो अपोजिट डायरेक्शन में। F3 कैसे घुमा रहा है, इसको ऐसे घुमा रहा है। F को कैसे घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है। F1 कैसे घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है। तो एक क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज है ना, एक को तो माइनस लेना ही पड़ेगा, ठीक कि नहीं? ऐसे करना है। चलिए फिर मिलते हैं 4:15 बजे, अभी क्लास है ना। भेजा है कब? अच्छा, ग्रुप पे भी भेजा है। चलो। सर F1 और F2 क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं ना? हाँ, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, उसको मैंने पॉजिटिव लिया है। ओके। ओके सर। और F3 इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा तो नेट टॉर्क लेना होता है फिर अपने को। एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो नेट मिला के क्लॉकवाइज टॉर्क आ रहा है। अगर ये पूरा पॉजिटिव आ जाता है तो क्लॉकवाइज है, नेगेटिव आ जाता है तो एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसा है। ठीक है। ए वाला तो ए से भी क्या नहीं कि आपकी डीपीपी बुकलेट ए तो हो गया होगा। अभी आप तो बी से करो, कोई बात नहीं, आप बी से करो, कि जो मैंने भेजा है ना वही करो। वो जो अभी आपको 12th में और डीपीपी बुकलेट मिलेगी। हाँ, वो तो हो गया था, कई बच्चों का नहीं हुआ अभी। कोई बात नहीं, वो मैं बाद में करवा दूंगा आकांक्षा, है ना। अभी तो आप वैसे तो आपको वो क्वेश्चन अभी जो 12th में डीपीपी मिलेगी ना, उसमें आएंगे वो सारे क्वेश्चन। कोई बात नहीं, आप तो बी से स्टार्ट करो, क्योंकि उसमें रेक्टिलिनियर, प्रोजेक्टाइल, केबिन के सब पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एनएलएम के तो दिख ही रहे हैं आपको उसमें, है ना। तो उसके बाद तो सारा ही दिया उसने आगे। हाँ, ये बताता हूँ। 15 पार्टिकल is प्रोजेक्टेड विद स्पीड। तो एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ये 20 मीटर पर सेकंड से। ये एंगल 37 डिग्री है, ये P है और ये Q है। पार्टिकल P is projected with speed or angle horizontal as shown in figure. At the same instant, Q starts from the same point and moves with uniform acceleration towards right. Path of the particle with respect to Q is straight line है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से स्टार्ट होता है, तो Q के रेस्पेक्ट में जाऊंगा मैं, तो विद रेस्पेक्ट टू Q। तो आप ये बताइए, इस पार्टिकल को डाउनवर्ड जी तो रहेगा रहेगा, क्योंकि mg डाउनवर्ड है, और इसको शूडो फोर्स किधर रहेगा, इसका मास इनटू है ना, और mg इधर है, तो ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा, इसको लग रहा है, क्योंकि ये p है और q तो रेस्ट पर ही आ गया, तो ये है ना। और इसकी तो वेलोसिटी 0 ही थी q की, तो q के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, इनिशियली 20 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। इसका मतलब है क्या हुआ, इसका एक्सेलरेशन नेट किसके अपोजिट होना चाहिए, इसकी नेट वेलोसिटी के अपोजिट होना चाहिए। तो अगर ये 37 है तो फिर ये कितना हुआ, 37 हुआ। तो हमें क्या बताना है, ए बताना है। तो ये डाउनवर्ड mg लग रहा है, ये इधर ये है, ये हो जाएगा mg/ma इक्वल टू 1037। 1037 मतलब 3/4, m से m कट गया, g मतलब 10, तो 10/a इक्वल टू 3/4, यानी a इक्वल टू होना चाहिए 40/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, आई बात सुन में। तो ये पार्टिकल ऐसे जाके वापस लौट के आएगा, तो स्ट्रेट लाइन में तो है, लेकिन ये रेक्टिलिनियर मोशन ही तो कर रहा है, तो लौट के वापस ऐसे आ जाएगा। ऐसे करना था 40/3। चलो फिर आज इतना है, अभी नेक्स्ट आउट क्लास फिर लगाएंगे। आप तो करते जाओ बस, डाउट क्लास लगाना मेरी जिम्मेदारी है, मान के चलो आप।